हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें समझना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसको रिकॉल करेंगे आज और कुछ चीज़ें इसके बारे में समझेंगे। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना वैल्यूबल कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या चीज़ है? सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा है ना, जो आपने पढ़ा होगा कि 8 प्लैनेट्स हैं और पहले हम 9 प्लैनेट पढ़ते थे। ड्वार्फ प्लैनेट कह करके प्लूटो को हटा दिया गया। अब अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है उसका साइज सबसे बड़ा है, बाई मास भी सबसे बड़ा है ना। तो द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड देम कलेक्टिवली आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो प्लैनेट्स हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो प्लैनेट्स और सन मिलाकर के सोलर सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। तो सूर्य, उसके ग्रह, उनके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंड सामूहिक रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। और मंडल पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है, यानी जो सौर मंडल है वो पूरी तरह से किस पे? सूर्य पर निर्भर है। केवल एक निर्भर है और केवल एक ही है जो स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात जिसका अपना प्रकाश है। शेष ग्रह सूर्य से प्राप्त प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो जिसका खुद का प्रकाश है ना, वो सन का है। सन जो है वो देखा जाए तो वास्तव में एक तारा है, एक स्टार है। न जाने कितने स्टार ऐसे हैं जो सन से बड़े हैं, बट सन बड़ा हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि ये हमारे काफी नजदीक है। 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर के आसपास आप मान के चलें, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मान लीजिए। ये हमारे देखा जाए तो और तारों के मुकाबले नजदीक है, इसलिए इसका साइज जो है हमें वो बड़ा नजर आता है। समझ रहे हैं ना। तो इसी की लाइट से बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनमें सब में सोर्स जो है किसका? लाइट का, वो क्या है? सन है, ठीक है, सन। ये आप सब देख रहे हैं जो सोलर सिस्टम है, इसमें ये सन है, सन है, सूर्य है, और सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वो मरकरी है, ठीक है, मरकरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं, ठीक है। देन क्या है? फिर वेनस है, वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जो है इसके बाद में जुपिटर आएगा, सैटर्न आएगा, यूरेनस आएगा और नेपच्यून आएगा, ठीक है ना। अब ये 4 जो है इनर प्लैनेट है, आंतरिक प्लैनेट है, और 4 जो है वो बाहरी प्लैनेट है या बाह्य प्लैनेट है। और इनके बीच में जो है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जो इन दोनों के बीच में, यानी इनर 4 अंदर के और 4 बाहर के, यानी हम कह सकते हैं जो मार्स और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक क्या है? एस्ट्रॉइड्स जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, क्योंकि इसमें एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। एंड जो ये आप गौर से देख रहे हैं प्लूटो, देखिए जो प्लूटो है सबसे बाहर की तरफ है, ये वाला जो है प्लूटो, और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह करके हटा दिया गया। यहाँ से एक सीख हमें लेनी चाहिए कि प्लैनेट प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाए, प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाए ना रखा जाए, प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो आराम से अपना चारों ओर, मतलब जो है सूरज के चक्कर अपनी ही उसी स्पीड से घूम रहा है। हमें प्लूटो के जैसा होना चाहिए। कोई हमें क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए हमें अपने मकसद में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। लोग हमारे पीठ पीछे क्या कहते हैं, हमारे सामने क्या कहते हैं, सामने तो कहने की वैसे हिम्मत किसी की होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुंह पे भी बोल देते हैं। कौन क्या बोल रहा है? नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है ना। पॉजिटिव को आप अच्छा समझ लो, नेगेटिव को आप समझो कि हाँ, बोल ही नहीं रहा है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्लूटो के जैसा होना चाहिए और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोलता है, ठीक है। बस हमें अपने मंजिल की तरफ आगे यूं ही बढ़ते चले जाना चाहिए, है ना। खैर चलो, इसको पहले, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले प्लूटो को प्लैनेट कहा जाता था, 9 प्लैनेट माने जाते थे, बट अभी जो है 8 प्लैनेट माने जाते हैं। इसको अब प्लूटो की कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों हटाया है वो भी आप समझ लेंगे, क्योंकि ये अपना जो पाथ है
उसमें न रह करके ये जो नेपच्यून का पाथ होता है उसको कट कर देता है, तो उस वजह से कहा जाता है कि भाई ये इसका अपना पाथ फिक्स नहीं है, इसलिए प्लैनेट नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई नहीं। तो अभी जो है 8 प्लैनेट समझेंगे। सूर्य सौर मंडल का एक तारा है, स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि एक ये जो है तारा है, तो इट इज द हैवीएस्ट अमंग सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सबसे भारी जो होता है वो यही है, सबसे भारी है, ठीक है, सबसे भारी है, हैवीएस्ट है। इट इज बोल ऑफ द हॉट वर्निंग गैसेस। अगर देखा जाए तो ये क्या है, जलती हुई जो गैसेस होती हैं, वर्निंग गैसेस होती हैं, एक शोला जैसा भड़क रहा है, वही उसी का गोला है। अब जब ये तारा है तो सूर्य जब तारा है तो जाहिर बात है बाकी तारे भी वैसे ही होंगे। ये जो लोग बोलते हैं तुम कहो तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं, है ना, क्या तोड़ करके लेकर के आएगा, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पर गैसेस मटेरियल है और इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि ना तो तारे लाने वाला बचेगा और जिस एयरक्राफ्ट से जाएगा वो भी नहीं बचेगा, वहां तक तो वो भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सन के सरफेस पे देखें तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान माना जाता है। सूरज के अंदर 1 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर माना जाता है ना। तो क्या तोड़ करके वहां से लाएगा, है ना, वो तो सिर्फ एक मनगढ़ंत फिल्मी कहानियां हैं। ओके, तो इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो देखिए अगर हम बात करें कि भाई इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि नजदीक अर्थ के नजदीक सबसे, या किसी भी प्लेनेट के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, अर्थ के ही नहीं, किसी भी प्लेनेट के, जो 8 प्लेनेट हैं आपके, या चलो ड्वार्फ प्लेनेट को भी शामिल कर लो, तो उन सब के नजदीक कौन सा मतलब जो है तारा है, तो आप बताएंगे सन सबसे नजदीक है हमारे, इसलिए जो हमें ये बड़ा नजर आता है। लेकिन गैलेक्सी में उन सब में हम देखें तो बहुत से तारे ऐसे हैं जो सूरज से बहुत बड़े बड़े हैं, कई कई गुना बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटे नजर आते हैं क्योंकि वो काफी दूर हैं। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अप्रोक्स 8 मिनट 20 सेकंड टू, है ना, 20 सेकंड टू रीच द अर्थ। 8 मिनट 20 सेकंड, तो 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है अगर हम वैक्यूम में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखा जाए तो उसके नियर अबाउट अगर हम मान करके मल्टीप्लाई करके देखें 8 मिनट 22 सेकंड से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सूरज कितनी दूर है। तो कितना? लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर के आसपास है। सन स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। तो सूरज पे अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ये आपको कायदे से नजर नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखा है सूरज की सतह पर काले धब्बे होते हैं जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? सन स्पॉट। तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? सन स्पॉट बोलते हैं। दिख रहा है ये घूम जा रहा है, कोई नहीं, चलो, तो मैं इसको वैसे ही कर दे रहा हूँ जैसे था। मैं ऐसे ही बोल करके बता दे रहा हूँ। तो सूर्य के सरफेस पर जो है वो काले धब्बे जैसे होते हैं जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। ये गैस के धब्बे हैं जो गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण से ठंडे होते हैं। तो सूरज के सरफेस पे जो काले काले से धब्बे नजर आते हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि वहां का टेम्परेचर कम है, सूरज के उन धब्बों के और पास जो है टेम्परेचर ज्यादा है। तो जहां पर काले स्पॉट नजर आए उसका मतलब यह है कि वो टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी वहां पर कम टेम्परेचर है। ना, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जो जीवन है सभी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है ना, ये हम सबने पहले से ही पढ़ रखा है। चलिए वैसे ही कर दे रहा हूँ, मैं इसको मैं बोल करके सुना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी ऊर्जा का स्रोत है, यह हमने समझ ही लिया है। ठीक है, तो बस यही था। ओके, तो ये मान करके चलिए कि जो है अबाउट क्वार्टर्स ऑफ द सन मास कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन वाइल रेस्ट ऑफ द मोस्टली हीलियम। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे कि जो गैसेस मटेरियल है सन पर, है ना, गैसेस मटेरियल उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 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 जो है बहुत ज़्यादा है, 3/4 अगर देखा जाए, 3 हिस्से, यानी 75% के आसपास आप जो है हाइड्रोजन मान करके चलें। और दूसरे नंबर पे जो है जो लगभग बाकी बचा, यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो हीलियम हो सकता है। ठीक है, तो हीलियम की परसेंटेज 25% आप कह सकते हैं। हीलियम हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर
सूरज पर आप सबने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, नाभिकीय शल्य अभिक्रियाएं चलती हैं। कौन सी? नाभिकीय शल्य अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती हैं, जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप जुड़ करके हीलियम बनाते हैं। हाई टेम्परेचर से फिर से हीलियम टूट करके हाइड्रोजन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है फिर से जुड़ते हैं, एनर्जी चलती रहती है। इस तरह से कभी ना रुकने वाली, कभी ना खत्म होने वाली रिएक्शंस वहां पर चल रही है। इसलिए जो है सूरज की एनर्जी आज भी देखा जाए तो कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना। और पूरी दुनिया में जितनी एनर्जी है वो भी सारी कांस्टेंट है, और पूरी दुनिया में जितना मास है, अगर मैं अर्थ की बात करूं या किसी भी प्लेनेट की बात करूं, क्योंकि दुनिया जो है हम वो अर्थ को बोल दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी भी प्लेनेट का देखा जाए तो मास कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। आप लोगों ने मास कंजर्वेशन पढ़ा भी होगा। खैर चलिए, अभी हम बात करेंगे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या है। तो यह ग्रीक शब्द से आया है, जो प्लैनेट वर्ड है, जिसका अर्थ है घूमता हुआ तारा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, वांडरिंग स्टार। वांडरिंग स्टार्स का मतलब होता है घूमता हुआ, है ना, घूमता हुआ। तो ये वर्ड जो है वो लाएगा कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रीक वर्ड से है, और इसका मतलब क्या होता है? वांडरिंग स्टार, यानी घूमता हुआ घूमता हुआ तारा। यह जो ग्रह है आकाशीय पिंड है, जो अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पहले यह माना जाता था कि सारे मंडल, सौर मंडल में जो है वो 9 ग्रह हैं, लेकिन हाल ही में प्लूटो को, मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है, प्लूटो नामक एक ग्रह का बोने ग्रह के रूप में ग्रह वर्गीकृत किया गया। तो मान के चलें कि पहले 9 प्लेनेट माने जाते थे, और अभी फिलहाल जो है डॉट प्लेनेट कह करके प्लूटो को हटा दिया, और कुल मिलाकर के अभी जो है 8 प्लेनेट माने जाएंगे। ठीक है ना, 8 प्लेनेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं ऑल प्लैनेट्स फॉल इन 2 ग्रुप्स, और इन जितने भी प्लैनेट्स हैं इनको 2 ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया। एक इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। शुरू के जो 4 हैं, सूरज से सटे हुए शुरू के जो 4 हैं उनको हम इनर प्लैनेट का नाम में मतलब देते हैं, यानी आंतरिक प्लैनेट उनको कहा जाता है। तो इसमें आपके आते हैं मरकरी को हम बोलते हैं बुध, और ठीक है, विनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र, देन क्या है अर्थ यानी पृथ्वी, और जो है चौथा कौन सा हो जाएगा? मार्स यानी मंगल को आंतरिक ग्रह, है ना। तो ये जो 4 हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और जो बाहर के हैं आउटर प्लेनेट यानी बाह्य प्लेनेट जो हैं, बाहरी ग्रह, इनमें आपका आता है जुपिटर आता है, देन क्या है सटर्न आता है, और ठीक है यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है इनको, MBE MJS UN है ना। अगर आप P जोड़ देंगे UNP, तो याद रखना P जो है वो प्लूटो है, और प्लूटो है तो MBE MJS UNP, है ना। तो MBE यानी मार्स हो गया आपका, ठीक है, मार्स हो गया, सॉरी मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। तो ये 4 जो है वो इनर प्लैनेट है। फिर जैसे आपका जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यानी आपका बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, हाँ ठीक है। उसके बाद में शनि, देन के अरुण और वरुण, है ना। तो ये जो है 4 बाहर के हैं, 4 अंदर के हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ना। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट देयर इज अ रिंग ऑफ स्मॉल बॉडीज विच आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल। तो यहाँ पर जो है एक बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इसमें जो रॉक्स एंड मेटल के टुकड़े जैसे होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको? हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे ऑल्सो कीप मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, तो ये जो है सूरज के चक्कर ये भी काट रहे होते हैं। दिस रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, और इसी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ये जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। और ये जो बेल्ट है इसको क्षुद्र ग्रह की पेटी या बेल्ट कहा जाता है ना, बेल्ट कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट रीजन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा भाई, किस किस के बीच में होगा? तो इधर का जो सबसे बाहरी है वो कौन सा है? मार्स है, और इधर का जो सबसे अंदर का है वो कौन सा है? जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी जिसको हम कहेंगे क्या कि ये कहाँ पर मौजूद होगा? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी। याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, बेल्ट है ना, रिंग कह लीजिए, है ना, तो वो वहीं पर रहती है इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे है मरकरी। तो दो इनर मोस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध।
तो इट इज द नेम आफ्टर मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड, इसका नाम रखा गया, ठीक है, इसका नाम रोमन देवताओं के दूत के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूरज के सबसे नजदीक ये है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बड़ा वेरी करता है, दिन में और रात में बहुत जो है टेम्परेचर में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो लार्ज वेरिएशन इन डे, अगर दिन में देखा जाए तो 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। 400 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। एंड नाइट -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, माइनस में -180 चला जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की वेरिएशन की बात करें तो लगभग 580 डिग्री सेल्सियस का फर्क हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे 580 कैसे, कि ये प्लस में 400 है और ये माइनस में 180 है। तो अगर -180 से अगर किसी को +400 में पहुंचना हो, इतने डिग्री में पहुंचना हो, तो पहले तो 180 -180 से 0 पे आएगा, तो प्लस वहां तक पहुंचेगा, तो इतना टेम्परेचर बढ़ा, फिर 400 और है, तो 580 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है दिन और रात में, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एंड द ऑर्बिट इज द मोस्ट नॉट फुली सर्कुलर। यह सबसे छोटा भी है, साइज में अगर देखा जाए सबसे छोटा है, और इसकी कक्षा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, यानी वृत्ताकार नहीं है, सर्कुलर नहीं है। गोलाकार मतलब यहाँ पर आप चाहें तो कह सकते हैं वृत्ताकार, तो प्रॉपर तरीके से वैसी नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए, उपग्रह जो है, जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह कहलाता है या चंद्रमा कहलाता है। अब आप कंफ्यूज हो मत जाना, जैसे जुपिटर है उसके अपने चंद्रमा होंगे, अर्थ का एक ही चंद्रमा है, तो आप ये मत समझना कि औरों के भी चंद्रमा को हमने चंद्रमा बोल दिया। चंद्रमा तो हम बोल देते हैं, देखा जाए तो हम उपग्रह कह सकते हैं। अर्थ का जो उपग्रह है वो एक ही है, जिसको हम चंदा मामा या चंदा बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे न जाने औरों के कितने कितने चंद्रमा, 53 चंद्रमा है, किसी के और ज्यादा है ना, उस तरह से हैं, कुछ के कम है, कुछ के 27 हैं, कुछ ऐसे हैं। तो चंद्रमा और उपग्रह एक ही चीजें, याद रखेगा, इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, एक सैटेलाइट और होते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो हम लॉन्च करते हैं लॉन्च व्हीकल्स के जरिए, है ना। तो जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, है ना, जीपीएस वगैरह के उन सब के लिए, रिसर्च के लिए, वो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं, राइट ना। लेकिन अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, चंद्रमा है, उपग्रह है, एक ही बात है, एक ही है ना। तो यह सबसे छोटा उपग्रह भी है और इसका कोई सैटेलाइट है नहीं। पानी या वातावरण नहीं है वहां पर, ना तो कोई एटमोस्फेयर है और ना ही वाटर है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी इसको हम जो है नेकेड आइज से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के 24 घंटे का अगर हम एक दिन ले रहे हैं, तो 88 दिन के आसपास जो अर्थ पे टाइम होगा, उतने टाइम में, यानी 88 दिनों में अर्थ के कंपेयर में अगर हम देखें तो ये एक सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अर्थ जो है 365 से ही 1/4 दिन में जो है अर्थ का सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन ये जो है देखा जाए तो जल्दी लगा लेता है, लगभग 3 महीने के आसपास आप मान के चलें, क्योंकि 90 डेज अगर होता है तो लगभग 3 महीने, तो लगभग 3 महीने के आसपास ये सूरज का चक्कर लगा लेता है, समझ रहे ना। तो सूरज का चक्कर जल्दी लगाता है। इसकी सतह पर कोई मौसम नहीं है ना, कोई जो है वेदर टाइप का कोई सीजन, मतलब सीजन जैसा कुछ भी नहीं है वहां पर, सीजन विजन कुछ है नहीं, समझ गए। तो ये था हमारा किसके बारे में, मरकरी के बारे में, राइट, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, हाँ, अब हम बात करेंगे विनस की। वेनस, शुक्र, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो वेनस इज सराउंडेड बाय द थिक क्लाउड कवर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द विल्ड प्लैनेट। तो इसको देखिए विल्ड प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र घने मेघों से, बादलों जैसे, है ना, मेघ जो होते हैं उनसे घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है घूंघट ग्रह। घूंघट प्लैनेट कहा जाता है इसको, घूंघट ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जैसे घूंघट ओढ़ो वैसा होता है ना, तो विल्ड प्लैनेट कहा जाता है इसे। यह सबसे चमकीला, यानी सबसे ब्राइटेस्ट है, यानी हम कह सकते हैं ब्राइटेस्ट है, एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। कैसा है हॉटेस्ट प्लैनेट, तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, याद रखिएगा, सबसे गर्म गर्म ग्रह यही है, ठीक है। इट इज नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो देखिए इसका जो नाम है, प्यार और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था, प्यार एंड सुंदरता की देवी के नाम पर रखा गया, ठीक है। इट
ऑर्बिट्स द सन वंस इज अबाउट 255 डेज अर्थ डेज, मतलब अर्थ डेज, अर्थ के जो 255 दिन के आसपास का वक्त होगा। तो मतलब ऐसे मान के चलो कि देखिए 255 दिन का जो वक्त है उतने दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। तो वेनस रीचेस द इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस शॉर्टली बिफोर सनराइज। तो देखिए यह लगभग 225 दिनों में ये 255 दिन होगा वैसे, है ना, 255 दिन, ठीक है, दिनों में एक बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र सूर्योदय से जो है कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद अपनी अधिकतम चमक पर पहुंच जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकदम से चमकने लगता है, अधिकतम चमक पर जो है एकदम से पहुंच जाता है। ठीक है, सूर्य यह समय पहले, कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद अपनी अधिकतम चमक पर पहुंच जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान के कारण सिस्टर या जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मास और शेप है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो किसके जितनी है, अर्थ के जितना है, इसलिए इसको जो है अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, दो सौ, देखिए यही सही है, 225 दिन होगा, 225 दिन, है ना, 224 पॉइंट कुछ है ये, तो 225 दिन, हाँ ये वाला सही है। तो आप इसको मान के चलेंगे, ये यही सही था, ठीक है, 225 दिन, है ना, आई हैव चेक्ड। ठीक है, चलिए, तो ये मान करके चलें कि 225 दिन, 225 दिन में सूरज के जो है वो चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना। तो यानी इसकी जो परिक्रमा का वक्त है, जैसे अर्थ का कितना, 365 से ही 1/4, तो इसका कितना है, इसका है 225 दिन। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब हम बात करेंगे अर्थ की, अर्थ की, ठीक है। तो द ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो मैंने यहाँ लिखा भी नीले से ही है। क्यों कहा जाता है? कि पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर, यानी कह सकते हैं 3/4 लगभग, लगभग मान के चले, कहीं कहीं लिखा होता है 70%, कहीं लिखा होता है 71%, तो 70 से 71 आप मान लें, लगभग लगभग इतने सरफेस पे पानी है ना, इसलिए जो है ये नीला सा नजर आता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। आप सबने देखा होगा जब कोई पेंटर जो होता है या फाइन आर्ट वाला जो पेंटिंग करते हैं, तो ब्लू शेड से जो हम दिखाते हैं वो किसको दिखाते हैं? पानी को दिखाते हैं, है ना। तो 70% जो है इसके सरफेस पे अर्थ के, जैसे कि आप देख रहे हैं, पानी है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट का नाम दे दिया गया ना, ठीक है। और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है ना। ये सब कहने की बात है कि वहां पर अभी लाइफ है और दूसरे प्लेनेट पे वहां पर लाइफ हो सकती है, मंगल पे, उसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। अभी सिर्फ अर्थ पे ही जो है वो लाइफ है। हाँ, और जगह पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी जितनी रिसर्च हो चुकी है उनमें अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी पर लाइफ हो, समझ रहे हैं ना। तो इसे जलीय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सतह का 70% भाग जल से ढका हुआ है। यह प्राप्त सूर्य के प्रकाश का लगभग 1/3 भाग परावर्तित कर देता है। तो सूर्य से जो लाइट आती है उसका लगभग 1/3 तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है। पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को बिखेरता है और नीला प्रभाव पैदा करता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, वही जो स्कैटरिंग वाला जो फिनोमिनन है वही है। तो इट रिफ्लेक्ट अबाउट 1/3, है ना, तो 1/3 सनलाइट जो रिसीव होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। द अर्थ एटमोस्फेयर स्केटर द लाइट एंड क्रिएट द ब्लू इफेक्ट, सो दिस कॉल्ड द प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट इसको कहा जाता है, स्कैटरिंग की वजह से ये जो है नीला सा नजर आता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, आगे देखेंगे। ठीक है, इट ऑर्बिट्स द सन वंस इज अबाउट 365 डेज, और देखिए कहीं कहीं 365 और कहीं 365 से ही 1/4, है ना, दिन लिखा होगा। तो इतने दिन में जो है सूरज का ये एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यह अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, और जिससे दिन और रात बनते हैं, है ना। तो जब अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसको रोटेशन हम बोलते हैं, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ऐसा करने में 24 घंटे का समय लगता है। देखिए जो अर्थ है, जो खुद अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी किली पे घूमती है, वो मतलब वेस्टवर्ड घूमती है, खैर, तो वेस्टवर्ड घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो 24 घंटे का वक्त लगता है।
24 घंटे का वक्त लगता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और वही ऐसे रोटेशन रोटेशन करके यानी घूर्णन घूर्णन करके जो घूम के आती है, उसे करने में 1 साल लग जाता है, उसको हम बोलते हैं परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो यह सूरज की परिक्रमा करता है, इसके झुकाव का कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। तो जो पृथ्वी झुकवी है ना, उसकी वजह से ऋतु बनती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों की परत इससे जुड़ी रहती है, जिससे वायुमंडल कहा जाता है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के और पास रहती हैं, जिससे क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। ठीक है। यह सूरज से बहुत अधिक गर्मी या यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, ये वाली जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो टारगेट विल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टारगेट विल एप्लीकेशन पर ठीक है, जो है इसको मैं अपलोड कर दूंगा। टारगेट विल एप्लीकेशन पर इसे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं इसे। ठीक है। टारगेट विल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी पीडीएफ क्लास की चाहिए अगर आपको यूट्यूब वाली, और कुछ अन्य पीडीएफ हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। टारगेट विल एप्लीकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ले सकते हैं इसको। ठीक है। तो मैं एक ही क्लास में ये सारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बार बार 2 वीडियो में से अच्छा है कि एक ही में हम पढ़ लें। मून की हम बात करते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? आप सबने अभी पढ़ा कि भाई ये सैटेलाइट है अर्थ का। नॉट अ प्लेनेट बट अ ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो चंद्रमा चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? पृथ्वी का इकलौता क्या है? उपग्रह है। ठीक है ना। देखेंगे इट डायमीटर ऑफ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। अगर हम पृथ्वी के डायमीटर के कंपेयर में देखें तो इसका जो डायमीटर है वो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 है। कितना है? 1/4। 1/4 है। इट लुक्स बिगर टू अस एज इट्स वेरी क्लोज टू अस। ये हमारे बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हमें इसका आकार सूरज के जितना नजर आता है, लेकिन ये नजदीक होने की वजह से ऐसा हमें नजर आता है। ठीक है। द मून हैज नो एटमोस्फेयर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अभी जो चंद्रयान 3 गया उसकी वजह से पता चला कि वहां पर ऑक्सीजन है, पानी है। तो अभी देखेंगे रिसर्च के हिसाब से क्या होगा। अभी फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि जो है एटमॉस्फेयर, क्योंकि अभी फुल प्रूफ जब हो जाएगा और ये साइंटिस्ट लिख देंगे इस बात को कि वहां पर जो है एटमॉस्फेयर है, तब माना जाएगा। अभी फिलहाल तो नहीं मानेंगे हम। सो देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पर अगर देखें चंद्रमा पर दिन और रात में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है। हाँ, तो कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस जो होगा, मतलब वो दिन के समय में होता है, और माइनस में -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है रात में। तो यहाँ के टेम्परेचर में इतना फर्क है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा ना? आगे समझेंगे। जैसे कोई वातावरण नहीं है, कोई मौसम नहीं है, ठीक है, कोई वर्षा नहीं है, कोई हवा या फिर जो है बादल नहीं है, सौरमंडल की अन्य सभी वस्तुओं की तरह चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी सूरज की लाइट से ही चमकता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। इसकी सतह पर पानी नहीं है ना, लेकिन अभी जो है चंद्रयान 3 के जरिए पता चला कि पानी है। अभी उसका फुल प्रूफ जब आ जाएगा तो हम समझेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, इसलिए आपका वजन आप मतलब यहाँ के कंपेयर में हम देखें जो भार होता है, तो वहां पर 1/6 रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा। ठीक है। तो ग्रेविटी वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि किसी चीज का जो भार होता है वो क्या होता है? mg होता है। तो वहां पर जब ग्रेविटी 1/6 है, तो जो वेट होगा वो 1/6 रह जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज जब कभी ग्रेविटी कम ज्यादा में जाती है तो उसके वेट में फर्क आता है, मास में कोई फर्क नहीं आता। मास जो होता है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है ना? चलिए, नाउ द मून। तो इधर आप समझेंगे एक चीज और कि चंद्रमा पृथ्वी के अलावा एकमात्र खगोलीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने कदम रखा। ठीक है। पृथ्वी के अलावा दूसरा ही एक ये ऐसा मान करके चलने की चीज है जिस पर जो है इंसान ने कदम रखा। द मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फुट।
ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सुना होगा आप लोगों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सहारा डेजर्ट की तस्वीर है, कुछ लोग बोलते हैं मून की है ना। तो अब यहाँ पर जो परछाई क्यों बनी और कई तरह की बातें हैं इसको लेकर के, उस पर मैं कभी जो मिस्ट्री है ना, जो एक ये बना हुआ है कि भाई वो गए थे कि नहीं गए थे, इस पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा शानदार सी विद प्रूफ के साथ, है ना। तब उसमें हम देखेंगे कि क्या सच था, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ये बात बनी। तो खैर चलिए, तो बिकम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून एज द कमांडर ऑफ द अमेरिकन मिशन अपोलो 11। तो कौन से मिशन के तहत जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, तो आप बताएंगे मिशन अपोलो 11 के तहत ये वहां पर गए थे, भाई फर्स्ट सेटिंग फुट ऑन द मून। और कब की बात है? 21 जुलाई 1969 की बात है, यानी 21 जुलाई 1969 की बात है ये। ठीक है ना। तो पहला कदम इन्होंने रखा। आपसे पूछा जाए कि दूसरा कदम किसने रखा, तो दूसरा भी यही रखा आए थे, दूसरा तीसरा चौथा कदम इन्होंने रखा। अभी रखा था कि नहीं रखा था, इस पे लेकर के मैं एक वीडियो आऊंगा, ठीक है, उसको आप देखेंगे। मार्स के बारे में हम बात करते हैं। मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, द रेड प्लैनेट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इट इज द नेम आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द वॉर। ठीक है, तो इसका नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया। It is often described the red planet as the iron oxide prevalent on the surface, give it the reddish appearance. तो ये लाल प्लेनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके सरफेस पर क्या है? आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड है, यानी फेरस ऑक्साइड आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेरस ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्साइड होने की वजह से लाल लाल सा नजर आता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह कहा जाता है इसको। मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। अगर इसके हम डायमीटर की बात करें तो आधा है। इसके 2 उपग्रह है, ठीक है। और मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का आधा है ना। तो मंगल के वातावरण में लगभग 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा 95% क्या है वहां पर? CO2 है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और 3% जो है वो नाइट्रोजन है। 3% क्या है? नाइट्रोजन है। और 1.6% जो है वहां पर क्या है? आर्गन है। अर्थ पे देखा जाए तो लगभग 9.6 के आसपास या 1% कह लीजिए आर्गन होती है, लेकिन यहाँ पर 1.6% क्या है? आर्गन है। इसमें कुछ ऑक्सीजन और पानी है। और मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी धूल भरी आंधी भी है। और ठीक है, तो ये था किसके बारे में? मंगल के बारे में। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा अगर प्लेनेट कोई है, देखिए, अगर मैं कहूँ सोलर सिस्टम में सबसे भारी कौन है, बड़ा कौन है, तो सन हो गया। लेकिन सन प्लेनेट तो नहीं है ना, सन के तो चक्कर दूसरे काटते हैं, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स में जो 8 प्लैनेट हैं, उन सब में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। तो इसका नाम रोमन देवता जुपिटर, रोमन देवताओं के शासक के नाम पर रखा गया। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ग्रह है। इसमें एक बड़ा रेड स्पॉट है। यह ग्रह के अंदर तूफानी प्रणाली को घुमा रहा होता है, ठीक है। तो इट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट, इट इज द रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम इनसाइड द प्लैनेट। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक बहुत बड़ा सा जो है वो एक रेड स्पॉट किस में है। तो लोग अक्सर जो है वो फिर जो है मार्स को बता देते हैं, लेकिन गलती हो जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि वो जुपिटर में है, और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है ना। बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में तेजी से घूमता है, ठीक है। और यह है 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी में एक धुंधली वलय प्रणाली है, ठीक है, सॉरी, बृहस्पति में एक धुंधली वलय प्रणाली है। यह वलय धूल से बने प्रतीत होते हैं। यह एक हवादार ग्रह भी है क्योंकि तेजी घूर्णन के कारण तेज हवाएं चलती हैं इससे। इसके 53 जो है उपग्रह हैं। एनसीईआरटी का जो डेटा है मैंने आखिर वाली स्लाइड में लगा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने रेफरेंस में वो दे रखा है। अब बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न यानी जिसको रत्न ग्रह कहा जाता है, ज्वेल प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, ज्वेल प्लैनेट कहा जाता है। देखिए बड़ा ही खूबसूरत से नजर आता है। तो शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नाम रोमन देवता सैटर्न के नाम पर रखा गया है। शनि को गैस विशाल ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अपने शानदार छल्लों के कारण सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहलाता है। सबसे ब्यूटीफुल जो है वो इसी को कहा जाता है, ब्यूटीफुल प्लैनेट, है ना। ब्यूटीफुल प्लैनेट इसी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसे छल्ले जैसे घूमते हैं इसके और पास, इसलिए इसको सबसे सुंदर ग्रह के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है ना वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सैटर्न रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस। तो इसकी जो रिंग्स हैं वो किस चीज की बनी हुई होती है, याद रखिए। शनि के जो छल्ले हैं वो बर्फ और बर्फ से ढके हुए कणों से बने होते हैं। इसके 62 जो है 62 जो है ज्ञात उपग्रह हैं। अब एनसीईआरटी का रेफरेंस आखिर में मैंने दे रखा है, उसको आप मान करके चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना पढ़ लीजिए। तो इसके जो है वो कितने
एक मिनट, सटर्न के जो है वो कितने जो है 53 लिखे ना, 53 होना चाहिए। 53 जो है ज्ञात सैटेलाइट है। इट कैन बी सीन बाई नेकेड आइज, ठीक है, इसको जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखा जाए सटर्न इज 95 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ, अर्थ से 95 गुना ज्यादा भारी है। तो जाहिर बात है ये अगर हम उसके कंपेयर में देखेंगे तो जुपिटर जो है मतलब और ज्यादा मतलब भारी होगा। इट टेक्स सटर्न, ठीक है, टेक सटर्न 10,759 अर्थ डेज, यानी 29.5 साल का वक्त लगता है इसको जो है अर्थ का एक चक्कर काटने में, रिवोल्यूशन करने में, याद रखिएगा। तो इसको जो है इतना वक्त लगता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज याद रखेंगे ना। नेक्स्ट यूरेनस, अब हम बात करते हैं अरुण की। तो यूरेनस अपनी तरफ लेटा हुआ प्रतीत होता है जैसे लेटा हुआ सा प्लेनेट है। इसका नाम आकाश के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर, ठीक है, देखिए जो धुरी से पृथ्वी की ओर जो है मतलब क्या है, पश्चिम की ओर घूमता है। ये यूरेनस और वेनस होगा, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हाँ, यू और बी है ना, यू बी से याद कर लेते हैं हम, तो याद रखिएगा। यूरेनस अपनी तरफ लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसका नाम आकाश के रोमन, एकमात्र ग्रह नहीं है, हाँ, बस आप ये कह लीजिए कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ग्रह जो अपनी ओर धुरी पर पश्चिम की ओर घूमता है। बट नोट करके आप लिख लेना, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप सबने पढ़ रखा होगा कि यूरेनस और वेनस, है ना, नोट करके आप इसको लिख लेना कि ये दो ग्रह ऐसे होते हैं, एक तो जो है आपका यूरेनस है और दूसरा वेनस है। कौन सा? यूरेनस, यूरेनस एंड वेनस, है ना, यूरेनस एंड वेनस, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका यूरेनस, अरुण, 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 और क्या हो गया? हाँ, शुक्र, ठीक है। ये ऐसे ग्रह हैं जो वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सारे प्लैनेट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। पृथ्वी भी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। नाउ इट हैज एट लीस्ट 10 थिन यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स विच आर मेड ऑफ डस्ट। इट हैज 27 नॉन सैटेलाइट। तो देखिए इसके जो है वो इसमें कम से कम 10 पतले एक समान काले छल्ले जैसे घूमते होते हैं, जो धूल से बने होते हैं। इसके 27 जो है ज्ञात उपग्रह हैं। कितने? 27 जो है वो उपग्रह है। ये एक बहुत ठंडा ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी की तुलना में 370 गुना कम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, यानी यहाँ पे लाइट बड़ी कम पहुंचती है। यह क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से बहुत दूर है, इसका कोर बहुत ही पथरीला है। इसकी जो कोर है वो रॉकी है, हाँ ठीक है, रॉकी है ना। नेक्स्ट देखेंगे नेपच्यून। तो मोस्ट डिस्टेंट गैस प्लेनेट, तो सबसे दूर का जो है गैसियस प्लेनेट है ये। इट नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, ठीक है, इसका नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया। और ये सबसे हवादार ग्रह है, हाँ ठीक है, विंडी प्लैनेट कहलाता है, मोस्ट विंडी प्लैनेट, मोस्ट विंडी प्लैनेट, राइट। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है इसे। और इसके जो है 13 ज्ञात उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। वैसे तो मैंने लास्ट वाली स्लाइड पे देख रखा है, उसको रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि यह सूरज से बहुत दूर है, यह प्रत्येक 164.79 यानी लगभग लगभग हम कह सकते हैं 165 साल में जो है जा करके ये अपना चक्कर लगा पाता है, ठीक है। तो वरुण और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है 4.5 अरब किलोमीटर है। 4.5 अरब किलोमीटर दूर है ये। तो आपको नहीं अंदाजा लग रहा कितना ज्यादा दूर हो जाएगा। नेपच्यून गणितीय भविष्यवाणी द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। तो इसको जो खोजा गया था, मैथमेटिकल जो प्रिडिक्शन किया गया था, मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के हिसाब से इसका अंदाजा लगाया गया था। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन है? भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, राकेश शर्मा हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड जो है श्रीषा, ठीक है। तो मान के चलें कि भारतीय मूल के जो है वो क्या है, ये भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। तो मैंने दे रखा है ये रेफरेंस, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि किसके, बुध के जो है 88 दिन में जो है ये चक्कर लगाते हमने पढ़ा। और इसके जो है ठीक है, मैं प्लेनेट की बात कर दे रहा हूँ, प्लेनेट की बात, हाँ ठीक है। तो मंगल के 2 प्लेनेट हैं ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है। और बृहस्पति के अगर हम देखें, हाँ ठीक है, बृहस्पति के अगर हम देखें तो देखिए बृहस्पति के दिए हुए हैं 53, ठीक है, 53 दिख रहा है आपको, 53। सूर्य के चारों, अब देखो जो शनि है, शनि के दिए हुए हैं 53, शनि के भी 53 हैं। यूरेनस के जो है वो दिए हुए हैं 27, 27,
ठीक है, और जो है नेपच्यून के दिए हुए हैं 13। तो इन सबको याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंडिया के है ना सभी एग्जाम में आने वाले ये टॉपिक्स मैं लेकर के आता हूँ, तो हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर। और अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा, और मुझे रहता है आपके वैल्यूबल कमेंट का इंतजार। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, या फिर जो एकेडमिक में भी होंगे उन सब बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।